वीडियो चैनल की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत है। इससे पूर्व के वीडियो में हमने बात किया था कोर्स 1 के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण विषय बिंदु वृद्धि एवं विकास के बारे में। तो कोर्स 1 का वृद्धि एवं विकास विषय बिंदु जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण एवं विस्तृत इकाई है। तो इसके अंतर्गत हमने बात किया था कि वृद्धि एवं विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक असहाय शिशु से आत्मनिर्भर प्रौढ़ बन जाता है। तो इस बात को स्पष्ट तरीके से समझने के लिए हमने वृद्धि एवं विकास के अंतर्गत उसके अंतर को समझा, उसके सिद्धांत को समझा, मानव विकास की अवस्थाओं को समझने का प्रयास किया, मानव विकास की अवस्थाओं में होने वाले विभिन्न प्रकार के विकासों पर चर्चा की और उसके बाद हमने वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों के बारे में इस वीडियो में चर्चा किया है। तो आइए हम इसके बाद आगे हम देखते हैं कि शैशवावस्था में जो विकास होता है वो किस प्रकार का होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो हम क्रमशः एक एक करके देखेंगे। शैशवावस्था जो है वो जन्मोपरांत मानव विकास की प्रथम अवस्था है। गर्भावस्था जो है जन्म से पूर्व के विकास का काल है जिसमें नवीन जीवन का विकास होता है। और नवीन जीवन के संबंध में हम ये कह सकते हैं कि जो निषेचित कोष है उसका क्रमशः विकास होता है और उस विकास के क्रम में वह धीरे धीरे मानव शरीर का आकार लेता है और वह मानव रूपी आकार का ग्रहण करता है। शैशवावस्था में नवजात शिशु का विकास होता है। शैशवावस्था यानी जन्म के बाद की अवस्था। तो शैशवावस्था को जीवन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। यह वह अवस्था है जो बालक के संपूर्ण भावी जीवन को प्रभावित करता है। इससे शैशवावस्था मानव जीवन का आधार माना जाता है। वह ऐसा समझा जाता है कि व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के विकास की आधारशिला ही शैशवावस्था है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार तो जीवन के प्रथम 5-6 वर्षों में शरीर तथा मस्तिष्क अत्यंत सेंसिटिव होता है, ग्रहणशील होता है। इसलिए इस अवस्था में जो बालकों का विकास होता है वो काफ़ी तीव्र गति से होता है। इस उम्र में बच्चों को जो कुछ भी सिखाया जाता है वह उसे शीघ्रता से सीख लेते हैं तथा उस सीखने का जो प्रभाव है उनके जीवन पर अमिट रूप से रहता है। मतलब इस समय में जो बातें सीखी गई होती हैं बच्चों के द्वारा वो उसको भूल नहीं पाते हैं। सामान्य रूप से हम देखते हैं कि शिशु के जन्म के उपरांत प्रथम 6 वर्ष की जो शैशवावस्था है उसमें विकास का क्रम काफ़ी तीव्र गति से देखा जाता है और इसी 6 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। हम शिशु की अंग्रेजी शब्दावली को ध्यान में रखें तो इन्फेंट कहते हैं और ये जो इन्फेंट शब्द है लैटिन भाषा के 2 शब्दों से बना है, एक इन व दूसरा फेरी। तो इन का अर्थ हुआ यहाँ नहीं और फरी का अर्थ हुआ अयोग्य। यानी हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि इन्फेंट शब्द का अर्थ हुआ कि बोलने में अयोग्य हो। बच्चे तो जब जन्म लेते हैं तो बोलने में अयोग्य होते ही हैं। तो सामान्यतः हम 3 वर्ष की आयु तक देखते हैं कि जो बच्चे हैं उनमें सार्थक शब्दों का प्रयोग आरंभ हो जाता है। यानी तकनीकी दृष्टि से देखा जाए तो 0 से 3 वर्ष
आयु तक की अवधि को शैशवावस्था हम कह सकते हैं। 3 से 6 वर्ष की आयु को पूर्व बाल्यावस्था कहें तो ज़्यादा बेहतर है। परंतु जब मनुष्य के विकास की अवस्थाएं यानी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था नाम केवल 4 भागों में बांटा जाता है, तब 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था को हम शैशवावस्था के नाम से ही समझ सकते हैं, या यूँ कहिए कि आमतौर पर इसको शैशवावस्था के नाम से ही जाना जाता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि शैशवावस्था की विकासात्मक विशेषताएं क्या है, यानी डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा नैतिक विकास की दृष्टि से मनुष्य के जीवन में शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो मानव विकास के ये जो तमाम पक्ष हैं, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास तथा नैतिक विकास, इन सभी विकास के पक्षों में ये जो शैशवावस्था की विशेषता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम देखते हैं कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास जो है काफ़ी तीव्र गति से होता है, ये पहली विशेषता है। तो इस क्रम में हम देखते हैं कि प्रथम 1 वर्ष में बच्चों का शारीरिक विकास बहुत तेज गति से होती है। इसके बाद उसके लंबाई में, वज़न में जो वृद्धि है वो तेज़ी से देखा जाता है। उसके बाद हम शरीर के अन्य अंगों, मांसपेशियों इत्यादि में भी देखते हैं कि क्रमिक विकास हो रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शैशवावस्था की विकासात्मक विशेषताओं में जन्म के प्रथम वर्ष में जो विकास होता है वह अत्यंत तीव्र गति से होता है। जन्म लिए हुए शिशु का जो भार है, लंबाई है, उसमें तीव्रता के साथ वृद्धि होती है। उसके बाद दूसरी विशेषता है कि मानसिक क्षमताओं में भी तीव्रता आती है। इस काल में ऐसा माना जाता है कि बच्चों में स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति, ध्यान, इमोशंस, प्रत्यक्षीकरण इत्यादि का जो विकास है काफ़ी तीव्रता से होता है। ऐसा माना भी जाता है कि व्यक्ति के समस्त जीवन में इन क्षमताओं का जितना विकास होता है, इसी शैशवावस्था में उसका आधा विकास संपन्न हो जाता है। यानी हम मानसिक क्षमताओं की बात करें तो इस अवस्था में बच्चों का मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान में बालक की इस अवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है। सीखने में तीव्रता अगला पॉइंट है। यानी शैशवावस्था की विकासात्मक विशेषताओं के बारे में हम बात कर रहे हैं, और इसके अंतर्गत हम विशेषताओं में तीसरी विशेषता सीखने की क्षमता का विकास के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम सामान्य तौर पर देखते हैं कि छोटे बच्चों को अगर कुछ बताया जाए, कुछ सिखाया जाए तो वो जल्दी सीख जाते हैं, और उस समय का सीखा हुआ कोई भी चीज़, कोई भी तथ्य आजीवन उसके मस्तिष्क पर अपनी अमिट छाप छोड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है शैशवावस्था के प्रथम 6 वर्षों में उतना सीख लेता है जितना कि आगे वो बाल्यावस्था और किशोरावस्था में सीखता है। यानी
प्रथम 6 वर्ष शैशवा अवस्था में जो सीखने की क्षमता होती है वो ज़बरदस्त होती है। बच्चे इस अवस्था में किसी भी तथ्य को, किसी भी विषय को बड़ा ही आसानी से सीख लेते हैं और जल्दी सीख लेते हैं। इसी क्रम में हम बात करेंगे विकासात्मक विशेषताओं के बारे में। तो शैशवा अवस्था में बच्चों में अनुकरण करने की प्रवृत्ति देखी जाती है। मतलब बड़े व्यक्ति जैसे जैसे जो भी कार्य करते हैं उसको देखकर वैसे ही वैसे कार्य करते हैं। अगर घर में कोई व्यक्ति बैठ के पढ़ रहा है, लिख रहा है, तो बच्चे को भी पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए कि हम लिखेंगे, हमको भी पढ़ना है, हमको भी गाड़ी चलाना है, हमको भी खाना पकाना है, हमको भी बर्तन धोना, ये तमाम बातें बड़ों का अनुकरण बहुत करते हैं। और अनुकरण के माध्यम से ही वह कई सारे ज्ञान को सहजता से सीख लेते हैं। और हम देखेंगे कि बच्चे जो हैं इस अनुकरण की प्रक्रिया में एक अजीब सी आनंद की अनुभूति करते हैं, खुश होते हैं कि हम भी ये काम कर ले रहे हैं, और थोड़ा सा प्रोत्साहन उन्हें मिल जाए तो सोने पे सुहागा। इसी क्रम में हम शैशवा अवस्था की विकासात्मक विशेषताओं के संदर्भ में बात करते हुए देखते हैं कि बच्चों में जो जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है वो बहुत अधिक होती है। यानी अगर शिशु छोटा है तो खिलौनों को फेंक कर, तोड़कर, मड़ोड़ कर अपनी जिज्ञासा को शांत करता है। और थोड़ा बड़ा शिशु जो है वह अपने घर में बड़े बुजुर्गों से प्रश्न पे प्रश्न करते जाता है। ऐसा क्यों है, ये क्या है, हम कहाँ जाएंगे, इन तमाम तरह के प्रश्नों का बौछार कर देते हैं। और वे चाहते हैं कि हम कैसे इस बात को जानें, हम कैसे इस चीज़ को समझें। और एज ए टीचर, एज ए पेरेंट, ये हमारा दायित्व भी है कि बच्चों की जो जिज्ञासा है, यानी शैशवा अवस्था की जो जिज्ञासा है, उसको हम अच्छे ढंग से शांत करने की कोशिश करें। शांत करने का मतलब यानी उसकी जिज्ञासा को पूर्ण करें। इसी क्रम में हम देखते हैं कि बच्चों में जो है ना पर निर्भरता होती है। तो पर निर्भरता का तात्पर्य है कि जन्म के समय तो शिशु असहाय ही होता है और वह सब कार्य के लिए, यानी उसके लिए जो उपयोगी है, जैसे भोजन या फिर अन्य शारीरिक आवश्यकताएं जो हैं, वो सभी चीज़ के लिए, हर कार्य के लिए दूसरे पर आश्रित रहता है। और इन आवश्यकताओं के साथ साथ प्रेम, सहानुभूति तथा सुरक्षा के लिए भी दूसरे व्यक्तियों पर आश्रित रहता है। और दूसरे व्यक्ति, हम यूँ कह सकते हैं कि हम जन्म के उपरांत 6 वर्ष की बात कर रहे हैं, शैशवा अवस्था की बात कर रहे हैं। तो प्रारंभिक काल में जैसे खाना खिलाना इत्यादि, अब जैसे प्रेम सहानुभूति की बात है, तो वो इस सब के लिए अपनी माता पर पूर्ण रूप से निर्भर होते हैं। लेकिन जैसे ही वो थोड़े बड़े होते हैं, फिर वो परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर हो जाते हैं। इसी क्रम में हम देखते हैं कि शैशवा अवस्था में बच्चों में स्वप्रेम की भावना खूब अधिक हो जाती है। शैशवा अवस्था में शिशु के जो अंदर है स्वप्रेम की भावना बहुत बढ़ जाती है, अत्यंत प्रबल हो जाती है। वह बच्चे जो हैं वो सभी का स्नेह पाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे जो मम्मी हैं, पापा हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, सबका स्नेह सिर्फ हम ही को मिले। माता पिता या अन्य घर के जो दूसरे सदस्य हैं वो नहीं चाहते कि मेरे अलावे वो किसी से स्नेह करें। और जैसे ही घर का गार्जियन किसी दूसरे बच्चे के साथ, किसी दूसरे शिशु के साथ स्नेह करने लगते हैं तो उनमें ईर्ष्या होने लगती है। वो उस बच्चे से ईर्ष्या के भाव व्यक्त करने लगते हैं। तो स्वप्रेम की भावना इस अवस्था में अत्यंत प्रबल होती है।
इसके साथ ही जो है शिशु है, उनमें एक प्रकार की अधिकार की तीव्र भावना बढ़ जाती है। वो स्नेह तो पाना चाहते ही हैं और किसी भी चीज़ पर एकाधिकार प्राप्त करना चाहते हैं। और चाहे वो उसका खिलौना हो, चाहे अन्य कोई वस्तु हो। छोटे बच्चों के साथ हम देखते हैं कि उसका पेंसिल, इरेजर, बुक, कॉपी कुछ भी हो, चाहे वो खेलने का सामान हो, चाहे फिर वो खाने का ही सामान क्यों ना हो, वो किसी को नहीं देना पसंद करता है और अपने पास ही रखना पसंद करता है। ये स्व प्रेम की जो भावना है, इसको फ्रायड महोदय ने नार्सिसिज्म के नाम से बताया है। यह एक यूनानी पौराणिक कथा के आधार पर उन्होंने इसका नाम नार्सिसिज्म रखा। उस कथा में फ्रायड महोदय ने बताया कि नार्सिसिस्ट नामक व्यक्ति को अपने शरीर से अत्यधिक प्रेम था। तो इसी आधार पे फ्रायड महोदय ने इस स्व प्रेम की भावना का नाम नार्सिसिज्म रखा। बच्चे जो हैं इस अवस्था में संवेगों का प्रदर्शन अधिक करते हैं। मतलब जन्म के समय शिशु में उत्तेजना के अतिरिक्त दूसरा कोई संवेग नहीं होता है, परंतु जैसे ही वो 2 वर्ष के होते हैं तो उनमें क्रोध, भय, प्रेम, दुख, ये कम से कम 4 तरह की जो संवेग हैं वो विकसित हो जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत कुछ मनोवैज्ञानिक जो हैं वो शिशु को रोने, चिल्लाने, हाथ पैर फेंकने की क्रियाओं को भी संवेगपूर्ण क्रिया ही मानते हैं। लेकिन मेरी समझ से ये सब शिशु के जन्म से ही जो है ये संवेगात्मक व्यवहार है, लेकिन 2 वर्ष के बाद ही वो दुखी होना समझते हैं। जैसे उनका कोई चीज़ छीन लिया जाए तो वो दुखी हो जाते हैं। बच्चे जिनसे कोई भी व्यक्ति बहुत प्यार से बात करता है वो उनके करीब जाना चाहते हैं। उनका कोई चीज़ छू देने से, ले लेने से उनमें क्रोध की भावना जागृत होती है। जो उन्हें अधिक स्नेह देते हैं उनके साथ वो जुड़ना चाहते हैं। और जैसे कोई व्यक्ति या कोई दूसरा सदस्य कोई गर्म वस्तु मजाक में टच करा दे तो उससे डरने लगता है, या फिर कोई डरावना आकृति दिखा दे तो फिर उससे दूर भागना चाहते हैं। तो हम समझते हैं कि 2 वर्ष तक की अवस्था तक बच्चों में ये जो संवेग होते हैं वो विकसित हो जाते हैं और वो प्रदर्शित होने लगते हैं। तो हम देखते हैं कि शैशवा अवस्था में जो शैशवा अवस्था की जो विकासात्मक विशेषताएं हैं उसमें हम देखते हैं कि इस अवस्था में संवेगों का भी प्रदर्शन जो है तीव्रता के साथ देखा जाता है। तो सामाजिक भावना का विकास भी इस अवस्था में देखने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं शैशवा अवस्था की विकासात्मक विशेषताएं, यानी इस अवस्था में, शैशवा अवस्था में बच्चों में सामाजिक भावना का विकास भी हो जाता है। तो शैशवा अवस्था के प्रारंभिक वर्षों में शिशु में सामाजिक भावना का अभाव रहता है। छोटा बच्चा अकेले खेलना चाहता है, परंतु शैशवा अवस्था के अंतिम वर्षों में शिशु में सामाजिक भावना का विकास होने लगता है। ऐसे ही जैसे हम देखते हैं कि 3+ में छोटे बच्चों का एडमिशन KG क्लास में हो जाता है, तो उस क्लास के बच्चों को हम देखेंगे कि वो आपस में ग्रुप बना के रहना पसंद करते हैं और एक साथ खेलना पसंद करते हैं। 4-5 वर्ष का जो बालक है वो अपने से छोटे भाई बहनों या साथियों का बचाव करने का प्रयास करने लगता है। जैसे अगर किसी चीज़ की बर्बादी, किसी सामान की बर्बादी एक बच्चे ने की है, अगर दूसरा कोई कहता है कि किसने तोड़ा, तो हमने नहीं तोड़ा, इसने तोड़ा तो इसने भी नहीं तोड़ा, यानी कोई किसी ने कुछ भी शैतानियाँ नहीं की हैं, यानी बचाव करना जान जाते हैं और अन्य बच्चों के साथ काफ़ी घुल मिलकर रहना पसंद करते हैं। अपनी वस्तुओं में अन्य बच्चों को भी साझीदार बनाना पसंद करने लगते हैं। अन्य बच्चों के
भी जो अधिकार हैं उसका अभी ध्यान रखते हैं। और कई बार हम देखते हैं कि क्लास में जो दूसरे बच्चों के साथ कष्ट है या फिर वो कुछ मुश्किल में है तो फिर वो शेयर करता है, जैसे हमने होमवर्क नहीं बनाया है, तो बच्चे धीरे से एक दूसरे के साथ अपना अंदर से जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाने लगते हैं। हालांकि सक्सेस नहीं हो पाते हैं, टीचर पकड़ लेते हैं उनको, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे ने लंच नहीं लाया है तो फिर वो लंच शेयरिंग करते हैं एक दूसरे के साथ। तुम थोड़ा ये खा लो, हम थोड़ा ये खा लें, यानी सुख दुख, उनके अधिकार, उनके साथ मिलकर रहना, उनके परेशानियों को अपनी परेशानी समझना इत्यादि तमाम सामाजिक भावनाओं का विकास शैशवावस्था में मुख्य रूप से देखा जाता है। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। तो शैशवावस्था में व्यवहार का आधार जो होता है प्रायः शिशु की मूल प्रवृत्तियां होती हैं। भूख लगने पर क्या होता है, बच्चा रोने लगता है तथा सामने आने वाली किसी चीज़ को मुंह में डालने का प्रयास करता है। जब बच्चे को गुस्सा आता है तो जोर जोर से हाथ पैर फेंकने लगता है तथा अपने पास की वस्तुओं को फेंक फेंक कर अपना जो गुस्सा है वो शांत करता है। तो भूख लगना, गुस्सा आना, ये सब क्या है, ये सब मूल प्रवृत्तियां हैं। तो शैशवावस्था में हम इन मूल प्रवृत्तियों का भी विकास देखते हैं और इन मूल प्रवृत्तियों पर जो आधारित व्यवहार है वो बच्चा करने लगता है। नैतिक भावना का अभाव, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि शिशु तो ऐसे ही छोटा होता है और इस अवस्था में नैतिक भावना का उसमें अभाव रहता है। उसे अच्छे बुरे, सही गलत, उचित अनुचित, नैतिक अनैतिक जैसे बातों में कोई भेद करना नहीं आता, इस भेद का कोई ज्ञान भी नहीं होता है। वह उन कार्यों को करना चाहता है जिसमें उसको संतुष्टि प्रदान हो, भले ही जो कार्य है वो अनुचित ही क्यों ना हो। उसको जब ज्ञान ही नहीं है कि उचित अनुचित क्या है, अच्छा बुरा क्या है, फिर भेद कैसा। तो शैशवावस्था की विशेषताओं के बारे में हम बात कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इस अवस्था में जो बच्चे हैं वह नैतिक गुणों से, नैतिक भावनाओं से अपूर्ण होते हैं। हमने बात की शैशवावस्था की विकासात्मक विशेषताओं के बारे में, तो इसी क्रम में हम आगे देखेंगे कि शैशवावस्था में शिक्षा कैसी होनी चाहिए, यानी एजुकेशन ड्यूरिंग इन्फेंसी। तो शिक्षा की दृष्टि से मानव जीवन में जो शैशवावस्था का महत्व है वह काफ़ी उपयोगी है। अलग अलग विद्वानों ने इसकी महत्ता को अलग अलग तरीके से बताया है। तो वैलेंटाइन महोदय ने कहा कि शैशवावस्था जो है वह मनुष्य के सीखने का आदर्श काल है। वाटसन महोदय ने कहा कि विकास की अन्य किसी अवस्था की तुलना में शैशवावस्था में सीखने का जो क्षेत्र है अधिक व्यापक है। शैशवावस्था शिशु की शिक्षा व्यवस्था करते समय इस काल की विकासात्मक विशेषताओं को ध्यान में रखना अत्यंत उपयोगी होता है। इसके आधार पर बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव हो पाता है। और इन विकासात्मक विशेषताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा की व्यवस्था जब हम करते हैं तभी जाकर वह सार्थक होता है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए शैशवावस्था में जो शिक्षा है वह किस प्रकार की होनी चाहिए उसके संबंध में हम एक एक बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसके माध्यम से हम देखेंगे कि शैशवावस्था में शिक्षा की किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी क्रम में बात करते हुए हम सबसे पहले बात करेंगे कि वातावरण के संदर्भ में, तो यानी शैशवावस्था में
बच्चों के शिक्षा के संदर्भ में उचित वातावरण की व्यवस्था करनी चाहिए। उचित वातावरण से तात्पर्य है भौतिक एवं सामाजिक दोनों से, और ये दोनों ही संबंधित हैं परिवार और स्कूल से, क्योंकि छोटे बच्चे अपने परिवार में रह रहे लोगों का अनुकरण जल्दी करते हैं। तो अगर हम बच्चे के विकास की बात करें तो घर में भी उन्हें उचित वातावरण मिलना चाहिए। और रही बात विद्यालयों में, तो विद्यालयों में भी बच्चों के शैक्षिक विकास के लिए उन्हें क्लासरूम में जो भौतिक संसाधन है उनकी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, और एक सहृदय शिक्षक होना चाहिए जो बच्चों को अब काफ़ी प्यार से, लाड़ से, दुलार से अपने संपर्क में रखे और उनकी शैक्षिक गतिविधियों का भली प्रकार से विकास कर सके। और परिवार में अगर बच्चा मान लीजिए जैसे व्यवहार परिवार के अन्य सदस्यों के जैसे व्यवहारों को देखता है, फिर वो वही सीखता है और फिर उसके जीवन पर उसका अमिट छाप बना रहता है। तो इस प्रकार बच्चे के शैक्षिक विकास की बात करें, शैक्षिक व्यवस्था की बात करें, या फिर शैशवावस्था में किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, तो शिक्षा व्यवस्था में सबसे पहले उचित वातावरण की हम बात करते हुए उसमें हम ऐसी अपेक्षा रखेंगे कि शिक्षा की जो व्यवस्था है वो घर और विद्यालय दोनों का महत्वपूर्ण ये रहे, योगदान रहे, और उचित वातावरण के संदर्भ में भौतिक वातावरण और सामाजिक वातावरण दोनों ही उचित हो। इसके बाद आता है पालन पोषण, यानी शिक्षा की जो व्यवस्था है उसमें बालक के पालन पोषण की भी व्यवस्था उचित प्रकार से होनी चाहिए। तो शैशवावस्था में शारीरिक विकास का विशेष महत्व है, यानी हम समझ सकते हैं कि शारीरिक विकास जो है वह अन्य विकासों की आधारशिला है। बच्चा अगर शारीरिक विकास को सही ढंग से नहीं कर पाता है तो उसका मानसिक, सामवेगिक, नैतिक सभी तरह की जो विकास की अवस्थाएं हैं, विकास के जो पक्ष हैं, वो सब अधूरे रह जाएंगे। तो ऐसे समय में उन्हें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है जिसके माध्यम से वो शारीरिक विकास कर सकें। इस प्रकार माता पिता का दायित्व होता है, परिवार का दायित्व होता है कि उनके पालन पोषण में कहीं कोई कमी ना बरतें। शारीरिक विकास से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें संतुलित आहार से संबंधित हैं और उन्हें संतुलित आहार उपलब्ध कराना माता पिता का फर्ज है, परिवार का फर्ज है। इसकी अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। इसके लिए उनके पालन पोषण में जो अन्य बातें हैं वो भौतिक वातावरण से भी है, भौतिक परिवेश से भी है। यानी इसके लिए शुद्ध हवादार घर चाहिए जहाँ बच्चों का विकास भली प्रकार से हो, धूप, हवा, पानी का प्रवेश उस घर में भली प्रकार से होता हो, ताकि बच्चे का जो विकास है अन्यतम हो सके। विकास यानी शारीरिक विकास। हम शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं और उसमें लालन पालन यानी पालन पोषण से संबंधित बात कर रहे हैं। तो ऐसे भी कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास स्थान होता है। तो हम वैसे भी सोच सकते हैं या समझ सकते हैं कि व्यक्ति में जब तक शारीरिक विकास भली प्रकार से नहीं होता है तो उसके मानसिक विकास की हम अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, नैतिक विकास की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। चारित्रिक विकास यानी जितनी भी विकास के अवस्थाएं, विकास के पक्ष हैं, वो सभी अपने को
पूर्ण नहीं कर पाएंगी। तो सब इन विकास के तमाम पक्षों को विकसित करने के लिए बालक का शारीरिक रूप से विकसित होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे कि शैशवावस्था में बच्चों की जो शिक्षा है उसमें स्नेहपूर्ण व्यवहार का भी समावेश होना चाहिए। शिशु को अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है, चाहे वो घर हो चाहे वो विद्यालय हो। तो शैशवावस्था की हम बात कर रहे हैं और शैशवावस्था में बच्चों का प्रथम पाठशाला घर ही है। तो माता पिता और शिक्षक जो भी व्यक्ति हैं इस असहायपूर्ण स्थिति का उन्हें अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। शिशुओं को बात बात पर नहीं डांटना चाहिए, मारना भी नहीं चाहिए। हालांकि डांटना और मारना तो किसी के लिए उपयोगी नहीं होता है। और रहे उस निश्चल मन मस्तिष्क वाले बच्चों की बात, तो उन्हें तो कदापि डांटना और मारना नहीं चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि वो डर जाते हैं और डर के कारण जो आवश्यक बातें हैं ना वो बताते हैं, अपनी कमियों को बताते हुए भी डरते हैं और इसलिए उनका जो विकास है अवरुद्ध हो जाता है। तो शैशवावस्था में जो शिशुओं की आवश्यकताएं हैं उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। उसको डरा कर नहीं, बच्चों को उन्हीं की तरह बातें कर कर उनमें जो व्यवहार है उसका परिवर्तन करना चाहिए। प्रेम दिखाना चाहिए, स्नेह दिखाना चाहिए, दया दिखाना चाहिए। इन तमाम बातों से बच्चे जो क्या हैं वो शिक्षक और माता पिता के प्रति आकृष्ट होंगे और फिर वो अपनी समस्याओं को बता पाएंगे, जिसके माध्यम से बच्चे का सर्वांगीण विकास संभव हो जाता है। तो इस प्रकार हम बच्चे के शैशवावस्था में उसकी शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। तो शैक्षिक विकास हेतु माता पिता एवं शिक्षक का दायित्व बनता है कि वो बच्चे के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करें। इस उम्र के बच्चों में जिज्ञासा बहुत ज़बरदस्त होती है। तो हमने शैशवावस्था की विकासात्मक विशेषताओं के अंतर्गत हमने देखा था कि जिज्ञासा की प्रबलता होती है। तो शिक्षा व्यवस्था में भी उस जिज्ञासा की संतुष्टि की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी माता पिता शिक्षक का दायित्व बनता है कि उनके जिज्ञासा को उचित उत्तर के माध्यम से शांत किया जाए। तो बच्चा जो है अपने परिवेश में उपस्थित वस्तु या लोग के बारे में तरह तरह का प्रश्न करता है और उसके बारे में जानना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक का, माता पिता का या फिर अन्य सगे संबंधी जो बच्चों के साथ रहते हैं तो उनका ये दायित्व बनता है कि जो उपयुक्त उत्तर है, संतोषजनक जो उत्तर है दें, ताकि बच्चे का जो जिज्ञासा है वो शांत हो और बार बार प्रश्न पूछने पर उन्हें खींच ना आए। क्योंकि बच्चे एक ही चीज़ को बार बार जब पूछते हैं और अपने अभिभावकों के द्वारा उसका संतुष्टिजनक उत्तर उन्हें नहीं मिलता है तो फिर वो खींच जाते हैं, चिड़चिड़ा हो जाते हैं। तो ऐसे में शैशवावस्था में उचित शैक्षिक व्यवस्था के अंतर्गत बच्चों के जिज्ञासाओं की संतुष्टि करना शिक्षक एवं उनके अभिभावकों का परम कर्तव्य बन जाता है। शैक्षिक व्यवस्था यानी शैशवावस्था में किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, इसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे में हम देखते हैं कि बच्चों में सामाजिक विकास की भावना का विकास हो जाता है। तो बच्चों को शिक्षा देने के लिए परिवार और टीचर का ये दायित्व बनता है कि बच्चों को
अन्य पड़ोस के या आसपास के जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ मिलने जुलने का अवसर प्रदान करें। अगर कहीं कोई सगा संबंधी उस बच्चे के साथ वार्तालाप करता है तो उसकी उचित प्रक्रिया देने के लिए प्रोत्साहित करें। ऐसा करने के लिए शिक्षक और अभिभावक दोनों ही उत्तरदायी हैं और इसके लिए आवश्यक होगा कि अन्य लोगों के साथ मिलने जुलने का अवसर प्रदान किया जाए, बातचीत करने का मौका दिया जाए, उचित खेल का माहौल प्रदान किया जाए। यानी बच्चों के सामाजिक विकास के लिए इन तमाम बातों की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए शिक्षक के द्वारा और अभिभावक के द्वारा। तो ऐसे में बच्चे जो हैं जब बड़े से बात करते हैं या फिर अपने ही उम्र के अन्य बच्चों से बात करते हैं तो उनका जो सामाजिक रहन सहन का जो विकास होता है वह अति उत्तम ढंग से होता है। हम शैशवावस्था में शिक्षा की बात कर रहे हैं तो मानसिक क्रियाओं के लिए अवसर भी प्रदान किया जाना चाहिए। ये मानसिक क्रियाएं क्या हैं भाई? तो अगर हम शैशवावस्था में बच्चों को सिखाते हैं कि अगर 1 पैसे में 2 टॉफ़ी मिलती है तो 2 पैसे में कितनी टॉफ़ियाँ मिलेंगी। जब एक बार हम बता देते हैं तो बच्चे जो हैं इसका उत्तर अपने चिंतन के माध्यम से तुरंत करते हैं। तो हम ऐसा समझ सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि बच्चों के में इस उम्र में तर्क करने की क्षमता, चिंतन करने की क्षमता तीव्र होती है। तो उसके लिए उचित माहौल प्रदान की जाए अभिभावकों के द्वारा, शिक्षक के द्वारा, घर में, विद्यालय में, ताकि बच्चे जो हैं अपने इस तीव्र चिंतन प्रक्रिया की, तीव्र तर्कशीलता की उचित उपयोग करें, अपने शैक्षिक जीवन में इसका प्रयोग करें, इसका विकास करें। तो इसके विकास के लिए माता पिता और शिक्षक दोनों का ही योगदान आवश्यक है। इस प्रकार शिक्षक और अभिभावक को, यानी बालक का प्रथम पाठशाला उसका घर ही होता है, तो घर और विद्यालय में ऐसे अवसर प्रदान किए जाए जिसमें बालक जो है अपने सोचने का, विचारने का, चिंतन करने का जो ढंग है उसका पूर्णतम विकास कर सके। शैशवावस्था में शिक्षा के बारे में हम बात कर रहे हैं और शिक्षा के संदर्भ में बच्चे जो हैं उनके भाषाई विकास के लिए वार्तालाप के अवसर को प्रदान किया जाना चाहिए। वार्तालाप यानी बड़े व्यक्ति उन बच्चों से जितनी ही शिष्ट शैली में बात करेंगे, बच्चे जो हैं उसका अनुकरण करेंगे, उनके शब्द भंडार में वृद्धि होगी, उनका जो व्याकरणिक ज्ञान है वो बढ़ेगा। जैसे हम लोग बोल देते हैं कि अच्छा आज धूप निकली है, तो अगर बच्चे ने एक बार सीखा है कि धूप निकली है, तो अगर दूसरा व्यक्ति जैसे ही कहता है कि धूप निकला है तो वो तुरंत करेक्शन कर देता है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, यानी शिक्षक और अभिभावक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बच्चे को क्या सिखा रहा है। अगर बच्चे इस अवस्था में बच्चे के भाषाई विकास में जिस प्रकार का अमिट छाप रहता है वही उसके जीवन भर रहता है। जैसे गाड़ी खड़ी है और कोई कहता है गाड़ी खड़ा है तो वो तुरंत करेक्शन करेगा। इस तरह की बातें हैं। ऐसे वार्तालाप के अवसर में उन्हें छोटी छोटी कविताएं याद करनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि भाषा से संबंधित उन्हें सुर, लय, आरोह अवरोह इस सब का ज्ञान प्राप्त होता है। तो शिक्षा व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, शैशवावस्था की शिक्षा के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो बच्चों के शैक्षिक विकास के लिए वार्तालाप के अवसर प्रदान करने चाहिए। इसका दायित्व शिक्षक और माता पिता दोनों का है।
इसी क्रम में हम बात करेंगे आत्म प्रदर्शन के अवसर। आत्म प्रदर्शन के अवसर के अंतर्गत बच्चों को कविता पाठ करने की प्रेरणा देनी चाहिए, कोई ड्राइंग बनाने की प्रेरणा देनी चाहिए, या फिर इस तरह के आयोजन को सम्मिलित करना चाहिए विद्यालयों में, जिससे बच्चे जो हैं अपनी आत्म प्रदर्शन को दिखाएं और उससे बच्चे में जो छिपा हुआ जो विशिष्ट गुण है वह बाहर आए और शिक्षक उसको समझे और फिर उसके उस विशिष्ट योग्यता के अनुसार उसके शिक्षा का आयोजन किया जाए। तो मेरा ऐसा समझना है कि बच्चों को ऐसे कार्यों के लिए उन्हें उचित अवसर मिलने चाहिए ताकि वो अपना विकास जो है सर्वोत्तम ढंग से कर पाएं। उसकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उसकी विशिष्ट योग्यता के आधार पर ही की जाए। किसी में बोलने की कला अच्छी होती है, किसी में लिखने की कला अच्छी होती है, कोई कविता का पाठ बहुत उचित ढंग से करता है। तो हर व्यक्ति में या हर बालक में, बालक के शैशवावस्था की हम बात कर रहे हैं, तो हर बालक की अपनी अपनी विशिष्टता होती है, उसकी विशिष्ट योग्यताएं होती है। तो इन अवसरों के माध्यम से उन्हें आत्म प्रदर्शन का मौका मिलना चाहिए और इन प्रदर्शित योग्यताओं के माध्यम से ही उनके शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। शैशवावस्था में हम शिक्षा के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो इस अवस्था में जो है अच्छी आदतों का निर्माण होना चाहिए। अच्छी आदतों से तात्पर्य है डेली रूटीन से संबंधित बातें, दैनिक जीवन से संबंधित बातें, यानी समय पर उठना, नाक मुंह दांत आँख साफ करना, भली प्रकार से स्नान करना, उचित तरीके से बैठकर खाना खाना, उचित आसन में अध्ययन करना, बड़ों से कैसे बात करना, अपने उपयोग में आने वाली सभी सामग्रियों को कैसे व्यवस्थित ढंग से रखना, इत्यादि इत्यादि बातें सम्मिलित हैं। तो इसके लिए शिक्षक और अभिभावक दोनों को प्रयत्नशील रहना चाहिए, जिसके माध्यम से बच्चों में अच्छी आदतों का विकास हो सके, जिससे ये जो अच्छी आदतें हैं उनके भावी जीवन निर्माण में अपनी मुख्य भूमिका निभा सकें। क्योंकि यही अच्छी आदतें जो हैं व्यक्ति के जीवन का निर्माण करती हैं। तो व्यक्ति के जीवन में अगर अच्छी आदतों का समावेश हो तो उसकी सफलता निश्चित है। सफलता से संबंध इस बात का है कि वह एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में समाज में स्थापित होगा, वह अपना विशिष्ट चरित्र निर्माण करेगा, वह अपना विशिष्ट सामाजिक, नैतिक इत्यादि पक्षों का विकास करेगा। तो व्यक्ति के जीवन में अच्छी आदतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसलिए शैशवावस्था में शिक्षा के संदर्भ में शिशु में अच्छी आदतों का विकास करने का दायित्व माता पिता एवं शिक्षक दोनों का ही प्रभावी है। शैशवावस्था में हम बच्चों के विकास की बात कर रहे हैं, शैशवावस्था में शिक्षा के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो शैक्षिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिक विभेदों पर भी ध्यान देना चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी हर बच्चे की अपनी अपनी अलग अलग विशिष्टता होती है, उनमें अंतर होता है। कोई बच्चा अगर बहुत अच्छा लिखता है तो कोई बहुत अच्छा बोलता है, कोई बहुत अच्छा कहानी सुना लेता है तो कोई बहुत अच्छा कविता सुना लेता है। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर ही उन्हें शिक्षक के द्वारा निर्देशन देना चाहिए और उस निर्देशन के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास करना चाहिए। तो विकास का स्वरूप बताता है कि शिशुओं में व्यक्तिक विभिन्नताएं हैं, अतः शिशु के स्वाभाविक विकास के लिए शिक्षा प्रदान करते समय उनकी विभिन्न प्रकार की व्यक्तिक विभिन्नताओं को समझकर शिक्षक और अभिभावक के दोनों के द्वारा
उस पर ध्यान दिया जाए और उसकी आवश्यक विकास किया जाए। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, बहुत उसका पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, खेल कूद में बहुत इंटरेस्ट है, उसकी रुचि खेलने कूदने में अधिक लगती है, तो उसको उस क्षेत्र में ही निर्देशित किया जाए, उसकी आवश्यकताओं को समझा जाए, उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए और जिसके माध्यम से बच्चे जो हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर अपने स्वाभाविक आदतों का, अपने स्वाभाविक रुचियों का, अपने स्वाभाविक इच्छाओं का विकास कर पाए। शैशवावस्था में शिक्षा के संदर्भ में बात करते हुए हमें बच्चों को करके सीखने की महत्ता पर अधिक जोर देना चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग, यानी ऐसे भी हम बच्चों की बात हटा दें, मनुष्य अपने जीवन में जिन चीज़ों को करके सीखता है, यानी प्रयोग के माध्यम से सीखता है, प्रैक्टिकल के माध्यम से सीखता है, उसका स्मरण उसके मस्तिष्क पर स्थायी रूप से पड़ता है। तो बच्चों को कोई भी कार्य सिखाना है, बताना है, तो उसे करके सीखने पर जोर देना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम उसे ट्रायंगल के बारे में बता रहे हैं, सर्कल के बारे में बता रहे हैं, रेक्टेंगल के बारे में बता रहे हैं, तो हम बच्चों को वैसा ड्राइंग बनाने के लिए बोर्ड पे कहेंगे, स्लेट में कहेंगे, कॉपी में कहेंगे कि आप ट्रायंगल बनाओ, आप रेक्टेंगल बनाओ, आप सर्कल बनाओ, तो बच्चे जो है ना खुद से बना के सीखेंगे, तो वो उनके मन मस्तिष्क में उसकी गहरी छाप होगी, उसका स्मरण काफ़ी लंबे समय तक होगा। तो इस प्रकार जो है ना करके सीखना बच्चों के शैक्षिक जीवन के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो इस तरह हमने एक एक करके 10 से 11 बिंदुओं के अंतर्गत बात की कि शैशवावस्था में शिक्षा पर बल देते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये तमाम बातें बच्चों के शैक्षिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बालक के संपूर्ण जीवन का जो शैशवावस्था का समय अवधि है, उसमें उसका जो विकास है बहुत तीव्रतम ढंग से होता है। तो इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान उसके इस अवस्था और इस अवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण आवश्यकताओं का अध्ययन करता है और उसके अनुरूप ही उसके शिक्षा की बात करता है, उसके शिक्षा की व्यवस्था की बात करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चे का जो शैशवावस्था का काल होता है, उसके शैक्षिक जीवन या यूँ कहें तो संपूर्ण जीवन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसके माध्यम से वह अपने जीवन के सर्वांगीण विकास की आधारशिला बनाता है। जैसे हमने शैक्षिक दिशा की बात की, शैक्षिक व्यवस्था की बात की, तो अच्छी आदतों के निर्माण के संदर्भ में बात की, तो हमने बताया कि बच्चों में जो आदतें हैं, उस अच्छी आदतें, अगर इसका विकास समुचित ढंग से होता है तो अपने भावी आदर्श जीवन का वो आधार बनाता है। इसलिए परिवार, समाज एवं विद्यालय का यह कर्तव्य बनता है कि बच्चे का संपूर्ण विकास करने में उन्हें अच्छी आदतों का ज्ञान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। अगर बच्चे का हम विकास चाहते हैं, हमारा समाज चाहता है, ये स्वाभाविक है, हर माता पिता चाहते हैं, उसमें बच्चे का जो यह अवस्था है शैशवावस्था, वह बच्चों के लिए तो वैल्यूएबल है ही, शिक्षक, परिवार, समाज और विद्यालय के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी अवस्था में बालक जो है अपना संपूर्ण विकास का, सर्वांगीण विकास के नींव का निर्माण करता है। तो इस काल की तमाम आवश्यकताएं जो हैं, चाहे वो
भौतिक आवश्यकताएं हैं, चाहे वो सामाजिक आवश्यकताएं हैं, चाहे वो पौष्टिक भोजन हो, चाहे वह आत्म प्रदर्शन की भावना हो, इन तमाम बातों का विशिष्टता के साथ ध्यान रखना चाहिए और बच्चों में जो विशिष्ट योग्यता है उसका विकास करने में शिक्षक और माता पिता दोनों की अपनी अपनी महत्व भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। वैसे भी हम यूनिट 1 के अंतर्गत वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो वृद्धि और विकास जो है वह वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर निर्भर करती है। तो वंशानुक्रम में हम माता पिता परिवार को रख सकते हैं और वातावरण के लिए विद्यालयी परिवेश को हम मुख्य रूप से देख सकते हैं। ऐसे तो उसका परिवार जो है, घर की जो चारदीवारी है, जिस समाज में वह रहता है, वह भी वातावरण के रूप में इंगित होता है। तो बच्चों के लिए जो है उनके विकास और वृद्धि के लिए विशेषकर हम शैशवावस्था की बात कर रहे हैं, तो शैशवावस्था में वृद्धि एवं विकास दोनों रहता है। जब हम आगे बढ़ेंगे बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो ये दोनों इन अवस्थाओं में भी इन दोनों बातों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। लेकिन शैशवावस्था में वृद्धि एवं विकास जो है वो काफ़ी तीव्र गति से होता है। तो विशेषताओं के अंतर्गत हमने बात किया कि बच्चे जो हैं अपने बाल्यावस्था और किशोरावस्था में जितना सीखते हैं उतना तो शैशवावस्था में ही सीख लेते हैं। इससे हम स्वयं समझ सकते हैं कि इस काल में बच्चों में जो सीखने की क्षमता होती है वो कितनी तीव्र होती है। उसके बाद मानसिक क्षमताओं में को भी हम देखते हैं कि पूरे जीवन में मानसिक क्षमताओं का विकास जितना होता है, बच्चे के इसी अवस्था में उसके मानसिक विकास का आधा भाग शैशवावस्था में ही विकसित हो जाता है। तो इस प्रकार जो है एक बच्चा जो है अपने इस काल में यानी शैशवावस्था के समयावधि में अन्यतम विकास करता है। तो माता पिता, अभिभावक, शिक्षक, परिवार के अन्य सदस्य, समाज इत्यादि, इन सभी लोगों का दायित्व बनता है कि हम एक बच्चे के विकास में इस समय अवधि का महत्वपूर्ण ध्यान रखें और उसके अनुसार उनकी तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, जिसके अनुरूप वह अपना चारित्रिक निर्माण का, व्यक्तित्व निर्माण का मजबूत आधार प्रदान करें। क्योंकि हम एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति से ही सफल परिवार की कल्पना कर सकते हैं, राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं, समाज की कल्पना कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान में शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था ये विकास के तमाम पक्षों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं, या यूँ कहें तो विकास के तमाम पक्षों का प्रभाव इन अवस्थाओं पर मुख्य रूप से पड़ता है, यानी दोनों इंटर रिलेटेड हैं। तो इस काल में बच्चों की संबंधित आवश्यकताओं का बखूबी ध्यान दिया जाना चाहिए और उस ध्यान के माध्यम से उनकी विकासात्मक आवश्यकताएं, उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं पर बल देकर उनके भावी चरित्र की, भावी उत्तम चरित्र की नींव रखी जाए। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।